ये सब सेओल में शुरू होता है। एक ऐसे दिन जब कुछ भी आने वाली मुसीबत का संकेत नहीं देता। हालांकि कुछ समय बाद एक शक्तिशाली परमाणु विस्फोट होता है जो पुरानी दुनिया का अंत कर देता है। दिन एक्स पर दूसरे देश द्वारा लॉन्च किया गया एक परमाणु बम कोरिया के दिल को निशाना बनाता है। लेकिन पहले घटना को समय में पीछे ले जाया जाता है। ये कहानी आगे बढ़ती जा सकती है, लेकिन मुख्य किरदार, जिसका नाम पाक योंग है, इस दिन के लिए 3 सालों से तैयारी कर रहा है। तब भी हर स्रोत से ये आवाज आती है कि मानवता आम अर्थ में पहले ही खतरे के किनारे पर है। हालांकि उस समय केवल 2 समूह दुनिया के अंत की तैयारी कर रहे थे, जिनमें से एक अमीर लोग थे जो अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। दूसरे समूह में वे लोग शामिल थे जो सचमुच मानते थे कि दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है और बचने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। पाक योंग दूसरे तरह का व्यक्ति है, इसलिए वो तैयारी के लिए अपनी सारी संपत्ति कुर्बान कर देता है। वो आने वाली क्रूर दुनिया में कम से कम अनुमानित रूप से जिंदा रहने के लिए लालच से जानकारी इकट्ठा करता है। सबसे पहली चीज जिसके बारे में वो चिंता करता है वो है एक आश्रय, शेल्टर बनाने के लिए उपयुक्त और अनुकूल स्थिति में स्थित जगह ढूंढना। एक स्थान चुनने की तैयारी में वो इस पर 3 मुख्य जरूरतें लागू करने का फैसला करता है जिन्हें पूरा करना जरूरी है। पहली बात, ये एक कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होना चाहिए जहां निवासियों के आने की संभावना कम हो, लेकिन जो शहर के पास स्थित होना चाहिए। दूसरी बात, भूगोल उसे हमले के दौरान एक फायदा देना चाहिए ताकि वो आत्मविश्वास से अपना बचाव कर सके। तीसरी बात, ये सब उसके बजट के दायरे में आना चाहिए, जो कि किसी भी तरह से असीमित नहीं है। आखिरकार उसे राजधानी क्षेत्र के किनारे पर एक हवाई अड्डे के पास एक सुनसान वनपट्टी के रूप में एक योग्य स्थान मिलता है। कुछ समय खेत में काम करने के बाद उसके दादा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वो पड़ोसी हैं, इसलिए उनके लिए दोस्त बनाना बेहतर होगा। पाक्योंग को अब उस बूढ़े आदमी का नाम याद नहीं है, लेकिन उसे यकीनन याद है कि उसका आखिरी नाम किम जैसा लगता है। कुछ समय बाद उसे आखिरकार एक जगह मिल जाती है और अब बड़े निर्माण कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का समय आ गया है। पार्क निर्माण श्रमिकों को ढूंढता है और उन्हें बताता है कि उनके पास वो सब कुछ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और ये भी जोड़ता है कि वो भी उनके साथ काम करेगा। शुरू में निर्माता उसे निर्माण में हिस्सा लेने नहीं देना चाहते क्योंकि वो उसके कौशल स्तर, स्किल लेवल को नहीं जानते। हालांकि वो जल्द ही 2 बोतल शराब के साथ उन तक पहुंचने का तरीका ढूंढ लेता है। उस समय को याद करते हुए पाक्योंग मानता है कि इस मुद्दे की कीमत काफ़ी छोटी और लगभग नगण्य निकलती है। हालांकि आराम ज़्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि उसका पड़ोसी अचानक बहुत अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। श्रमिकों पर रेत का फवड़ा फेंकते हुए वो इस बात पर गुस्सा व्यक्त करता है कि उन्हें किस अधिकार से हर दिन शोर मचाने और बिना इजाज़त पीने का हक है। पाक्योंग सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी अचानक ऐसा व्यवहार करना क्यों शुरू कर देता है, जैसे वो सिनाइल डिमेंशिया से गुजर रहा हो। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि असली समस्या ये है कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता। बूढ़ा आदमी शरारत करना शुरू कर देता है और जानबूझकर उसे रोकने के लिए एक्सकेवेटर के नीचे लेट जाता है। घोषणा करता है कि वो उन्हें देखना नहीं चाहता। श्रमिकों में से एक तो इस बूढ़े आदमी को समझाने के लिए कुल्हाड़ी उठाने को तैयार हो जाता है। पाक्योंग उसे रोकता है और कहता है कि वो इसे खुद संभाल लेगा, महसूस करते हुए कि उसके तनाव किनारे पर है। अगली शाम वो अपने से दूर घूमता है। अभी पाक्योंग जोर से खांसकर ये दिखाता है कि वो सब कुछ देख रहा है और एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ शारीरिक हिंसा की अनुमति नहीं देगा। गुस्से में बेटा अपने पिता पर हाथ हिलाता है, घोषणा करता है कि वो इतने लंबे समय तक उसके साथ उलझकर थक गया है। आखिर में वो उसे गुस्से वाले लहजे में चेतावनी देता है कि वो जमीन उसे ट्रांसफर कर दे, वरना वो यहाँ सब कुछ आग लगाकर जला देगा और उसे पछतावा देगा। पाक्योंग देखता है कि किम का बेटा उससे दूर चला जाता है। हीरो यानी मुख्य किरदार सौभाग्य से लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो अपने बंकर की ओर जाता है जब अचानक उसका फोन जोर से बजना शुरू हो जाता है और पाक्योंग ये पता लगाने का फैसला करता है कि कौन फोन कर रहा है। वो कैमरा को भी देखता है और महसूस करता है कि उसे निर्माण दल के मुखिया का फोन आ रहा है, जो कुल्हाड़ी हाथ में लिए यहाँ आ रहा है। पाक्योंग महसूस करता है कि उसे अब अलग कानूनों के अनुसार काम करना होगा क्योंकि वो दुनिया जिसे सभी जानते थे वो कभी वापस नहीं आएगी। अब आपको एक असली भेड़िए की तरह सोचना होगा और याद रखना होगा कि आसपास केवल दुश्मन है। पाक्योंग महसूस करता है कि वो माल जो उसे बेचने जा रहे हैं वो चीन से लिया गया था और अवैध रूप से यहाँ भेजा गया था। हालांकि इस संदर्भ में ये बिल्कुल महत्वहीन है कि हथियार कहाँ से लाया गया था, जब तक कि वो उच्च गुणवत्ता का है। किम जोंग अपने साथी से मिलता है और उसे बताता है कि लड़के जल्द ही माल पहुंचा देंगे और इंतजार करने का ज्यादा समय नहीं बचा है। पाक्योंग सोचता है कि उसे आगे आने वाली समस्याओं की तैयारी के लिए जितने ज्यादा हथियार चाहिए उतना कम है। वो अपने व्यापारिक साथी को फोन पर किसी से बात करते हुए भी देखता है और जल्द ही ये आसान काम नहीं होगा। पाक्योंग समझ जाता है कि उसका वार्तालाप करने वाला क्या कहना चाह रहा है, नोट करते हुए कि समस्याएं तब जरूर आती हैं जब कोई व्यक्ति अकेला रहता है।
एक विशेष जेब में छिपे चाकू को ध्यान से पकड़ते हुए वो पूछता है कि क्या वो सचमुच उसकी मदद करना चाहता है। किम जोंग महसूस करता है कि वो मुख्य किरदार को डरा नहीं पाएगा। कहता है कि यहाँ का मालिक पाकयोंग है और उसका ऐसा कुछ भी सुझाव देने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो मुस्कुराता है और कहता है कि उसने सोचा था कि शेल्टर इतना बड़ा इसलिए है ताकि कोई मुझसे मिलने का फैसला करे, लेकिन वो गलत था। आखिर में वो उसे घुटनों पर ऑन हिज नीज नोट करता है। किम जोंग उसके पैर पकड़ता है और कहता है कि अगर वो उसे बचा सके और उसकी चोट से ठीक होने में मदद कर सके तो वो कुछ भी करेगा। पाकयोंग ठंडे से जवाब देता है कि ऐसी स्थिति में वो उसके लिए शायद ही कुछ कर पाएगा। वो ये भी कहता है कि अगर वो उसे खत्म नहीं करेगा तो भी वो खून की कमी से मर जाएगा, और किम जोंग उस स्थिति में सब कुछ जल्दी करने को कहता है। पाकयोंग उस आदमी की आखिरी इच्छा पूरी करता है जो उसे मारने के लिए तैयार था, और एक तेज सटीक वार करता है। डाकू के शरीर की जांच करते हुए उसे अचानक आवाज सुनाई देती है।